नमस्कार। इस समय खरीफ की फसल बढ़वार पर है, साथ ही साथ कुछ फसलें काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था में हैं। ऐसे में खरीफ फसलों में सामयिक प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन सी सख्त क्रियाएँ अपनाएं और किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे जो हमारी खरीफ की फसल है उसकी पैदावार काफ़ी अच्छा हो। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने और बातचीत करने का आज हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय। राय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और खरीफ में जो हमारी एक धान की फसल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस समय कहा जाए कि जो धान की फसल है काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज में है, महत्वपूर्ण अवस्था में है। तो वो सामयिक प्रबंधन के अंतर्गत कौन सा कार्य करें जिससे कि उनको अच्छा से अच्छा उत्पादन मिले? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर कि आपने इस महत्वपूर्ण क्रॉनिक समय पे हमको यहाँ बुलाया। और किसान भाइयों को नमस्कार। सर, हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है ये खरीफ में यहाँ बहुलता से धान लगाते हैं लोग, अरहर और मक्का की भी खेती करते हैं, ज्वार बाजरा उड़द भी लेते हैं, लेकिन बहुतायत धान की खेती जी होती जी है। सबसे ज़्यादा एरिया में जो आच्छादन होता है धान का होता है। और धान इस समय हमारा लगभग रेड़े की तरफ है। रेड़े के बाद जो बालियां आती हैं दुग्धावस्था में, तो इस समय बहुत ज़्यादा कीट वगैरह का प्रकोप होता है। कुछ रोग भी लगते हैं, जैसे शीत ब्लाइट है, आजकल थोड़ा बहुत देखने में आ रहा है। सफ़ेद धब्बा वाला रोग है, वो है शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट मतलब उसकी पहचान कैसे कर लें कि पहचान शीत ब्लाइट का प्रकोप हो जी गया जी है? वो पत्तियां उसमें जो है पीली पड़ने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधा जो है सूखने लगता है। अच्छा। तो रेड़े की अवस्था में अगर ऐसी स्थिति आएगी तो फिर वो फ्लावरिंग लेट होगी। अच्छा। तो इसके लिए किसान भाई हमारे आदी भी हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं। एक रसायन मैंकोजेब आता है या कार्बेंडाजिम आता है। कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 500 ग्राम लगता है 1 हेक्टेयर के लिए, और उसका प्रयोग आप एक घोल बना करके उसका छिड़काव करें या 4 बीघे में 500 ग्राम। तो 4 बीघे का 500 ग्राम मतलब कि 125 ग्राम प्रति बीघा। बीघा हम लोगों के यहाँ चलता है ज़्यादा, तो इसलिए 125 ग्राम। या कुछ न समझ में आओ तो उसे आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें। एक बार करने से आपकी फसल उससे मुक्त हो जाएगी। जो शीत ब्लाइट का प्रकोप है वो शीत ब्लाइट है, चाहे भूरा धब्बा है, झोंका रोग है, सब में काम करेगा। कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब है, जीनेब है, जो आपके स्थानीय स्तर पे, सरकारी स्तर पे, चूँकि गोदामों भी रहते हैं, उपलब्ध हैं, उसका प्रयोग करें। सरकारी दुकानों से लेंगे तो वहाँ छूट मिलती है, 50% छूट आपको मिल जाएगी उस पर, और वो भी डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जाती है। तो उसका प्रयोग करें। उसके बाद ध्यान ये देना होगा कि रेड़े के बाद उसमें जैसे गंधी बग है, मतलब कीट का प्रकोप होता है, काफ़ी बढ़ जाता है। हाँ, जब बाली निकलने लगती है तो। जी 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 बाली निकलने लगती है, दुग्धावस्था में गंधी बग का प्रयोग होता है, प्रकोप होता है। और वो क्या करते हैं कि वो जो दूध उसमें बनता है दानों में, उसी को चूस जाते हैं और दाने हल्के पड़ जाते हैं, या दाने के अंदर कुछ नहीं रहता है। केवल एक तरह से जो कहा जाए कि जो हमारी पैदावार हो काफ़ी बहुत प्रभावित हो जाती है। सैनिक कीट लगते हैं तो पता लग जाता है। सैनिक कीट का मेन लक्षण है कि बालियां काट गिरा देते हैं। तो बालियां काट गिरा रहे हैं तो पता लग जाता है। पत्ती लपेटक है, वो भी पता लग जाता है। वो 3-4 पत्तियां लपेट करके उसी में घर बना के रहता है, और जो धान के पत्ती का हरा वाला भाग है उसी को खुरच के खाता है। तो पत्ती का जब हरा साहब, हम सबसे पहले जिसे आप गंधी बग बताए, जी तो इसका जो नियंत्रण है जी हमारे किसान भाई किस तरह से करेंगे और शुरुआती अवस्था में किस तरह से उसको मतलब पहचान लें? जी 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 ये गंधी बग जो होता है एकदम भूरा कलर का होता है, और पीठ पे उनके सफ़ेद धारियाँ होती हैं। लेकिन किसान को हो सकता है गंधी, सैनिक और इनमें से पहचानने में थोड़ी दिक्कत आवे, या पत्ती लपेटक, कोई भी कीट हो। मैं उनको जैसे जिस रूप में वो प्रयोग करना चाह रहे हैं, पाउडर चाहे लिक्विड का प्रयोग करना थोड़ा कठिन रहेगा, काहे से कि फसल बढ़ जाती है, तो उसमें घुस के फिर छिड़काव करना। जबकि सबसे सस्ता लिक्विड पड़ेगा, जैसे क्लोरपाइरिफास है,
तो क्लोरपाइरिफास ऐसी दवा है कीटनाशक में कि इसका प्रयोग करीब आपका 1.25 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर 4 बीघे के लिए। और इनमें से कोई कीट रहेंगे तो उस पर प्रभावी होगा। मान लीजिए किसी भी दशा में लिक्विड का प्रयोग नहीं करना चाह रहा है किसान हमारा, ग्रेन्यूल अगर खेत में, देखिए अब खेत में 2 इंच अगर पानी है तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया दवा ग्रेन्यूल की होती है। जैसे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर रहा है, मतलब पाउडर के रूप में जो दानेदार आते हैं। हाँ, दानेदार, तो उसी में मिला के कर दें तो ये जो गंधी बग का प्रकोप है वो हाँ खत्म हो जाएगा। मतलब ये या मतलब एक बार छिड़काव से खत्म हो जाएगा? एक बार से खत्म हो जाए। एक बार दवा प्रयोग करेंगे तो कम से कम 15 दिन उसका असर रहेगा और 15 दिन में आपकी फसल अगले स्टेज में चली आ जाएगी, दाना तब तक जो है कड़ा हो जाएगा, तब फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे दवा का जो प्रयोग है राय साहब कब करें? जैसे छिड़काव मतलब दिन में कभी भी कर लें कि सुबह शाम या इस तरह का भी? नहीं, दवा का कभी भी प्रयोग, किसी भी दवा का बताया जाता है कि मौसम थोड़ा साफ हो, खुला हो और कम से कम 2-3 घंटे धूप उस पर लगे। तो जो पाउडर के रूप में करना है, जैसे बालियाँ निकलने के बाद जिन दवाओं का प्रयोग किया जाता है, मक्खी वगैरह लगती हैं, तो पाउडर तो हमेशा सुबह ठीक रहता है। जब ओस की बूंदें थोड़ी पौधे पे रहें उस समय आप जैसे 9-10 के 8-9-10 के बीच में कर दें तो जाके चिपक जाता है और वो लंबे समय तक काम करता है। वो एक तरह से कहा जाए कि उसका प्रभाव भी कुछ देर तक रहेगा, तो कीट का प्रकोप जो है एकदम वो धीरे धीरे वो खेत से आपके भाग जाएंगे। एक बार जैसे इरिटेट हुए तो भाग जाएंगे, फिर उस खेत में आएंगे नहीं, आएंगे ही। तो 1 हफ्ता 10 दिन आपको थोड़ा सा उनको अवॉइड करना है, उसके बाद तो फिर आपकी फसल निकल जाएगी। तो एक तरह से देखिए, पहले क्या होता था कि इरेडिकेशन चलता था, उन्मूलन। अब उन्मूलन नहीं होता, अब मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है। अब उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयास हो, हाँ, सब किसान मिलकर एक साथ करें, तब हो पाएगा। सफल होगा। वो संभव नहीं है भाई, जो प्रभावित होगा वही करेगा, जो नहीं प्रभावित होगा वो नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। तो ये तो गंधी बग की बात रही, कीट की। जी, इसके बाद आपने बताया कि जो पत्तियों को काटने वाला भी कीट होता है। हाँ, वो उन पे भी ये समान रूप से काम करेगा। और एक इसमें डस्ट भी आता है जो पाउडर के रूप में होता है, जैसे ग्रेन्यूल हो गया, लिक्विड हो गया, डस्ट में आपका ये फेनरेलवेट है करके 0.4% है, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड है, तो कई हैं, या क्लोरपाइरिफास का भी डस्ट आता है 1.5% का, ये थोड़ा शक्तिशाली होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा, जैसे क्लोरपाइरिफास का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा वो मिला के राखी या बालू मिला के करें, या फेनरेलवेट ये है तो ये इसमें भी बिना राखी बालू के नहीं प्रयोग करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब मिला लेंगे तो एक तरह से कहा जाए कि उनको जैसे मान लीजिए छिड़कने में भी आसान रहेगा। अब 1 हेक्टेयर डायरेक्ट पौधों पर भी इसका असर नहीं जी जी 1 हेक्टेयर में 20 से 25 किलो संस्तुत मात्रा है। 1 हेक्टेयर मतलब 1 बीघे में 4 से 5 किलो, तो 4 से 5 किलो छींटने में भी उनको दिक्कत होगी 1 बीघे में। भाई कहीं ज़्यादा होगा, कहीं 4-5 किलो और मिला लें कोई चीज़ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हर जगह पहुंच जाएगा। उसका एक तरह से कहा जाए कि समान रूप से छिड़काव हो जाएगा तो प्रभाव भी ज़्यादा पड़ेगा, फसल पे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कीट और रोग की। जी, उसके बाद आता है बात जैसे कि जब बालियाँ निकल रही हैं और दुग्धावस्था में है, तो उसमें सिंचाई का प्रबंधन किस तरह से करें? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कि सिंचाई का प्रबंधन। देखिए, पौधे की 2 ही स्टेज, चाहे धान हो चाहे गेहूं, हमारी जो मुख्य फसल है रबी खरीफ की, क्रांतिक अवस्था 2 ही होती है। और बताया जाता है कि यदि आपके पास 2 ही सिंचाई उपलब्ध है तो एक जब जड़ बनती हैं उस समय, और दूसरे जब दाने पड़ते हैं, मतलब दूध से वही उसके बाद वाली स्टेज जब कड़े होते हैं दाने, तो उस समय ये 2 स्टेज पे अगर 2 ही सिंचाई 2 स्टेज पे मस्ट है। अदरवाइज आपके पास सिंचाई जितना है, धान तो पानी की चीज़ है, आप कर सकते हैं, बारिश भी होती रहती है। लेकिन इस समय यदि बारिश नहीं होती है तो सिंचाई जरूरी है, मतलब खेत में नमी जरूरी है, जरूरी नमी है। जरूर और मेंटेन करें। हाँ, और फर्टिलाइज़र वगैरह तो पहले ही प्रयोग करते लोग चले आते हैं। इस समय बहुत फर्टिलाइज़र की दाने के समय नहीं जरूरत है, रेड़े के समय थोड़ी सी हल्की स्टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है। मतलब जो नत्रजनिक, हाँ नत्रजनिक और बाकी तो फास्फोरस युक्त जो हैं वो तो बेसल ड्रेसिंग में आपके बुआई के ही समय पड़ती हैं। बाकी तो बढ़वार के लिए नत्रोजन की ही ज़रूरत है।
या शुरुआत में यदि आपको सफ़ेदा रोग है, खैरा रोग है, तो उसमें जिंक और वो आयरन मिला के करते हैं। अदरवाइज इस समय केवल नत्रजन का प्रयोग। इससे जो हमारी जो धान की फसल है वो एक तरह से कहा जाए कि बहुत अच्छी होगी, हमारे किसान भाइयों को भी पैदावार जो है जी 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 इससे जो है काफ़ी अच्छी मिलेगी। अच्छा। देखिए, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इस समय वैसे तो कहा जाता है पर डे नहीं तो एक दिन का गैप करके खेत की निगरानी हर स्टेज पे करनी चाहिए, लेकिन खास करके फ्लावरिंग जब रेड़े के बाद से जब तक कट के घर में नहीं आ जाता है, इस समय पर डे खेत की केवल कुछ नहीं, जाएं एक बार मेड़ पे चारों तरफ घूम के चले आवें, देख लें कहीं बाली तो नहीं कट रही है, कहीं काला तो नहीं पड़ रहा। एक रोग दाने पड़ने के बाद कंडुआ रोग आता है, कहीं कहीं देहात में उसे गंडू कहते हैं, कंडुआ कहते हैं, मिथ्या कंडुआ बोलते हैं हम लोग। तो ये खैर इस पे कार्बेंडाजिम है, प्रोपोकोनाजोल है, शुरुआती में जब कालापन आता है। लेकिन इसके लिए तो क्या रोकथाम संभव है? जैसे अगर लग गए तो रोकथाम का मतलब इसका प्रसार रुक जाता है, वह पौधा तो नहीं ठीक होगा लेकिन अगले पौधे को प्रभावित नहीं करेगा। इसका असली रोकथाम बीज शोधन होता है। बीज से ही जब आप बीज डाल रहे हैं तो उस समय आप देख तो पाएंगे नहीं कि वो कंडुआ से प्रभावित है कि नहीं है। शुरू से ही सीड ट्रीटमेंट जरूर करें धान का और इसके लिए मैं किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि वो नया बीज भी लें तो जरूर सीड ट्रीटमेंट अपने आँख के सामने करें, और वो बहुत आसान होता है सीड ट्रीटमेंट। और कर लेंगे तो बीज जनित जो बीमारी है उससे खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कंडुआ कृषि जो है हमारी जो कृषि है, खेती बाड़ी है, उसमें जोखिम और अनिश्चितता की संभावना काफ़ी बनी रहती है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जी की। जी 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 तो ये योजना किस तरह से हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, बहुत बढ़िया योजना है, भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही चलाई गई योजना है। और इसमें हर क्षेत्र में अधिसूचित फसलें होती हैं। अधिसूचित से मतलब पूरे क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसलें अधिसूचित नहीं होती। जिस क्षेत्र में जो फसलें ज़्यादा होती हैं उन्हीं को अधिसूचित। जैसे हमारे एरिया के लिए, जैसे बनारस के लिए जैसे है आपका खरीफ में धान है, अरहर है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, और यहाँ सब्जियों की खेती होती है तो उसमें हरी मिर्च है, आम यहाँ होता है अच्छा तो आम है, ये सब अधिसूचित है यहाँ। और इनका प्रीमियम कटता है 2%, जो उनकी लागत निर्धारित होती है वो प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। धान की आपको 2% का मतलब कि 1358 रुपये 42 पैसे करीब आता है ये एक हेक्टेयर 4 बीघे पे, उसी अनुपात में। तो इसमें मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे केसीसी होल्डर हैं उनका तो मान लीजिए होता है, लेकिन अदरवाइज जो केसीसी नहीं लिए हैं वो केसीसी ले लें। दूसरी चीज़ की जो नहीं लिए वो भी बीमा अपना करा सकते हैं, और उससे आपका रिस्क खत्म हो जाता है। आपको हर दशा में आपके फसल की सुरक्षा होती है। अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, या इवन यहाँ कटाई से 2 हफ्ते बाद तक आप काट करके खेत में फसल रखे हैं, किसी कारण से आगजनी हो गई, चाहे कुछ हो गया, या बहुत बारिश हो गई, डूब गया आपका, आप घर में नहीं ले आ पाए, वो भी कवर रहता है। और हर ज़िले में अलग अलग कंपनियाँ, यहाँ HDFC अर्गो करके है एक कंपनी, तो वो देखती है। और जिन किसान भाइयों को इससे क्षति हुई पिछले सालों में उनका भुगतान भी कराया गया है, तो सब ठीक है। लेकिन इसमें किसान भाई थोड़ा सा अभी इसे अपना कम रहे हैं, चाहे जागरूकता कमी हो, चाहे तो इस दिशा में हमको लगता है कि कृषि विभाग भी काम कर रहा होगा। और बाकी धीरे धीरे किसान जुड़ रहे हैं, बढ़ती जा रही है, जागरूकता बढ़ रही है, और हमारे किसान डे बाई डे कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है राय साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और खरीफ फसलों का प्रबंधन किस तरह से किया जाए और हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बीमा किस तरह से कराएं, इस विषय पर हमारे किसान भाइयों को और दर्शकों को इतनी सी जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।